वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम अपने एडवर्ब की। एडवर्ब के लिए ये पार्ट नंबर जो है 6 रहेगा। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है ना। यूजेस ऑफ एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में हम देयर से स्टार्ट करते हैं अभी। तो देयर, इसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देयर का प्रयोग उस स्थान पर जहाँ या वहाँ के इस सेंस में यूज़ किया जाता है देयर को एडवर्ब के रूप में। जब हम एडवर्ब के रूप में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वेंट देयर इन द इवनिंग, मतलब वो वहाँ बैठा था इवनिंग के समय पे, है ना। या वो वहाँ वहाँ गया, एक्चुअली वहाँ गया इवनिंग के समय पे वहाँ गया। तो उस स्थान पर या वहाँ की सेंस में हम देयर को एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडवर्ब है देयर का। जैसे कि डोंट सिट देयर, वहाँ पर मत बैठो या उस स्थान पर मत बैठो, है ना। तो यहाँ पे जो देयर है, ये यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडवर्ब होगा। दूसरा पॉइंट है, देयर का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में है या फिर बाद में आने वाले उद्देश्य को संकलित करने के लिए किया जाता है। मतलब देयर जो है, जब देयर का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट में किया जाता है, जैसे कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब यहाँ पे देयर को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ कर रखा है। एक बार इरेज कर लेते हैं सब कुछ। देयर को जो है सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ कर लेते हैं। और क्यों करते हैं? इस समय पे बताने के लिए, मतलब उसके उद्देश्य को बताने के लिए करते हैं। किसके? सेंटेंस के उद्देश्य को, एम को बताने के लिए हम देयर का यूज़ शुरुआत में करते हैं। जैसे कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यहाँ पे कितने दिन होते हैं एक वीक के अंदर? तो 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर, या 7 दिन हैं एक वीक के अंदर। उसके बाद इस समय पे भी हम एडवर्ब का रूप में यूज़ कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है कि देयर को हम किस रूप में यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरा यूज़ आता है देयर का। तीसरा यूज़ आता है, देयर को हम प्रेपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं। दैट प्लेस या फिर थिंग, यानी कि उस स्थान या उस वस्तु को बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। पुट द बैग अंडर देयर, मतलब बैग को जो है उस चीज़ के नीचे रख दो। बैग को जो है उस चीज़ के अंदर रख दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्रपोजिशन मिलेगी, उसके बाद आपको देयर देखने को मिलेगा। और ये इस सिचुएशन में देयर क्या बता रहा होगा? देयर जो है किसी भी जगह या चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा, पर्टिकुलर किसी चीज़ या जगह के बारे में। चौथा यूज़ क्या है देयर का? देयर का प्रयोग वर्ब के पहले वर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव देने के लिए, जोर डालने के लिए किया जाता है। देयर गोज द लास्ट बस, ये जो है लास्ट बस है जो यहाँ से जाती है। भाई इसके बाद कोई भी बस नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जाना है ना, किसका? बस का। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए इससे पहले, मेन वर्ब से पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं? देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर स्टैंड्स योर वॉकिंग स्टिक इन दैट कॉर्नर, यहाँ पे रखी हुई हैं आपकी जो वॉकिंग स्टिक्स हैं, कहाँ पे? इस कॉर्नर के अंदर। तो ये जो है यूज़ हमें देयर का देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नोट में बताया गया, कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, फ्रेजेस हैं, और उनके मीनिंग्स भी बताए गए हैं। जैसे कि ऑल देयर का मतलब क्या होता है? सावधान या फिर चौकन्ना। सो देयर का मतलब क्या होता है? किसी इनकार या अवहेलना के बाद होने वाला जो उद्गार। उद्गार का मतलब क्या होता है? जो भी रिएक्शन होगा, जो रिजल्ट निकलेगा उस चीज़ के बाद। उसके बाद देन एंड देयर का मतलब क्या होता है? उसी समय या फिर उसी स्थान पर, उसी पर्टिकुलर प्लेस पर। चौथा होता है देन, देयर एंड देन, मतलब तत्काल या फिर उसी समय, जस्ट देन। दूसरा पॉइंट है, देयर को हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके पहले प्रेपोजिशन टू का यूज़ नहीं होगा, अगर देयर को हम एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो। जैसे कि माई सिस्टर ऑफन गोज टू द इनडोर पूल बट आई डोंट लाइक गोइंग टू देयर। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, गोइंग के बाद सीधा आपका देयर आएगा, उसके पहले कोई भी प्रेपोजिशन या फिर पर्टिकुलरली टू प्रेपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। टू प्रेपोजिशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, और कोई प्रेपोजिशन हो सकती है मे बी, लेकिन देयर के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ होता है
और तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि देयर बाय का मतलब क्या होगा, उस से संबंधित या उस सिलसिले में, है ना, या उससे रिलेटेड। देयर फ्रॉम वहाँ से या उससे। देयर इन उसके भीतर या फिर उसके अंदर। या फिर देयर इन आफ्टर का मतलब होगा पुस्तक या फिर दस्तावेज आदि के बाद आने वाले भाग में देयर इन आफ्टर का यूज़ करते हैं। जब मतलब कोई भी दस्तावेज है, कोई भी पुस्तक है, कोई किताब है, तो उसके बाद जब आने वाला जो पार्ट होता है ना, उसके लिए हम इस एडवर्ब के रूप में इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहूँगा मैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये ईडियम्स या फ्रेज में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं इसको, देयर इन आफ्टर को। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे भी दिए हुए हैं कुछ 4-5। देयर ऑफ का मतलब होता है उसका या उस मतलब किसी पर्टिकुलर किससे, स्रोत से, क्या उसका सोर्स क्या है ना, उससे जब हम बताते हैं तो देयर ऑफ कहते हैं। देयर अंडर क्या मतलब होता है, उसके नीचे। देयर अपॉन का मतलब होता है उस कारण से या उसके तुरंत बाद या तत्काल बाद। देयर विद का मतलब होता है उसके साथ या फिर उसके अतिरिक्त, देयर विद है। ये सब जो है यूजेस हमारे देयर के होंगे। इसमें आप एडवर्ब से संबंधित यूजेस देख रहे थे, इसमें आप अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर अदर जो यूजेस हैं हम देयर के देख रहे थे। उसके बाद क्विकली की बात करते हैं। क्विकली जो है हमारा वो क्या है, क्विकली जो है हमारा जल्दी से या रैपिडली, जल्दबाजी में जब हम इसकी बात करते हैं तो एडवर्ब के रूप में हम क्विकली को यूज़ करते हैं और यही एकमात्र इसका यूज़ है। जैसे कि गो देयर क्विकली, वहाँ पे जल्दी पहुँचो। डू इट क्विकली, इस चीज़ को, इस काम को जल्दी से करो, तुरंत करो, बस अभी फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कार्सली। ये स्कार्सली को हम मुश्किल से या शायद ही, मतलब हार्डली, बेयरली या नॉट क्वाइट की सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर वर स्कार्सली 100 पीपल प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे मुश्किल से 100 लोग होंगे उपस्थित, 100 लोग उपस्थित होंगे वहाँ पे। ही हैज़ स्कार्सली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से ही कुछ पैसे होंगे। एनी मनी मतलब कुछ पैसे होंगे। ओके, नोट में दिया गया है पहला पॉइंट, स्कार्सली और हार्डली का प्रयोग एनी, एवर, एट, ऑल और वर्ब कैन के साथ होता है। जैसे कि यू हार्डली या स्कार्सली में से एक लगा सकते हैं। एवर रेड, आपने मुश्किल से या शायद ही ये चीज़ पढ़ी होगी या पढ़ा होगा। द लोड इज़ सो हैवी दैट आई कैन हार्डली या स्कार्सली लिफ्ट इट, मतलब जो लोड है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है, इसी कारण से मैं उसको मुश्किल से उठा पाया या उठा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हैवी है, लोड बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आता है एनी, एवर, एट, ऑल, और उसके साथ जो है वर्ब कैन के बिना भी हम हार्डली और स्केर्सली को यूज़ करते हैं। जैसे कि हार्डली या फिर स्केर्सली, हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, कहने का मतलब क्या है, शायद मुश्किल से ही वो पहुंचा स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन जो है डिपार्चर हो चुकी थी, ट्रेन जो है स्टेशन से निकल चुकी थी। तो इन दोनों जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी है, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है हमारा। देखो, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर सेम चीज़ें हैं, एनी, एवर, एट और ऑल, ये देखने को मिलते हैं आपको हार्डली और स्केर्सली के साथ। एक में आपको कैन के साथ यूज़ देखने को मिलेगा, एक में आपको कैन के बिना यूज़ आपको इनका देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों का मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है बेयरली। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही कुछ, एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही कैन बेयरली रीड एंड राइट, वो मुश्किल से ही कुछ लिख पाता है या फिर कुछ पढ़ पाता है, मतलब वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेयरली का मतलब होता है ज़्यादा नहीं या ठीक, इंग्लिश में बोले तो नॉट मोर देन या फिर ओनली जस्ट के सेंस में एडवर्ब के रूप में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि वी कैन बेयरली सी इट, मैंने उसको ज़्यादा नहीं देखा है, बहुत कम मतलब देखा है, देखा मीन्स मिला हूँ या देखा है, जानता नहीं हूँ मैं इतना। देयर आर बेयरली 20 गर्ल्स इन द स्कूल, ज़्यादा नहीं 20 एक गर्ल होंगी बस स्कूल में। तो इस सेंस में हम बेयरली को एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सर्टेनली। सर्टेनली जो है हमारा निश्चित रूप से या यकीनन
यानी कि अनडाउटेडली या फिर पॉजिटिवली के सेंस में हम यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में। ठीक है, जैसे कि ही विल सर्टेनली डाई इफ़ ही ड्रिंक्स इन एक्सेस। कहने का मतलब ये है कि वो शायद या निश्चित रूप से, शायद नहीं निश्चित रूप से, यकीनन जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर, कंडीशन है इफ़ है, अगर वो जो है ड्रिंक्स जो है ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ले लिया उसने ड्रिंक्स तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी, डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है सर्टेनली को किसी क्वेश्चन का आंसर अफर्मेटिव सेंस में देने के लिए यूज़ करते हैं सर्टेनली को। जैसे कि विल यू पास मी द टॉवल प्लीज़। अब हम इसका एक ही वर्ड में इसका जवाब दे सकते हैं सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको दे सकता हूँ टॉवल। ओके, यहाँ पे एक नोट दे रखा है। अगर हम बात करें सर्टेनली नोट, सर्टेनली नोट का प्रयोग किसी क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव सेंस में देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि विल यू लेंड मी योर बैट, क्या आप मुझे अपना बैट दे देंगे? सर्टेनली नॉट, भाई निश्चित रूप से मैं नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। तो मतलब कहने का ये है सर्टेनली या सर्टेनली नोट का यूज़ हम करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ वन वर्ड के अंदर। श्योरली आता है नेक्स्ट, इसका मतलब निसंदेह या अवश्य, यानी कि विद सर्टेनिटी एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले यूज़ करते हैं। एडवर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं, इसको मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे ऑलरेडी, जस्ट, और उसमें आप श्योरली भी यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कि वो क्या होते हैं, आपके मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं वो एक्चुअली, चेक भी करना ये चीज़। जैसे कि ही हैज़ बीन वेरी इरेगुलर, ही विल श्योरली फेल। अब देखो विल और फेल के बीच में श्योरली आया, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ही हैज़ बीन वेरी इरेगुलर, वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। ही विल श्योरली फेल, वो निश्चित रूप से या निस्संदेह वो क्या होगा, फेल होगा, अगर वो इसी तरीके से इरेगुलर रहेगा तो। श्योरली को हम अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द ट्रूथ, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक एक लेवल होता है किसी भी चीज़ का। ओके, उस एक एक्सट्रीम लेवल जब हम बात करते हैं बिलीफ की, या फिर लाइकलीहुड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, आप उस चीज़ को पसंद करते हैं जो आप कह रहे हैं, एंड ऑफ टू एनकरेज द लिसनर, या फिर आप किसी भी लिसनर को एनकरेज करना चाहते हैं या करते हैं। इन तीनों सेंसेस में से किसी को भी जो है एक्सप्रेस करने के लिए, और सेंटेंस के स्टार्ट में हम श्योरली को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के पहले, या फिर सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। या तो सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करेंगे या फिर सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में जब हम यूज़ करेंगे तो श्योरली से पहले क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको अलग से दिखाना है। श्योरली दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। अब यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो, श्योरली निश्चित रूप से, दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, निश्चित रूप से उनको अभी तक पहुँच जाना चाहिए था। ठीक है, निश्चित रूप से उनको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। आप इस चीज़ को बड़े जो है स्ट्रॉन्ग वे में आप इसको बोल रहे हैं। यू डोंट नीड टू वियर अ कोट इन द वेदर, आपको कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है जो इस समय पे मौसम है। श्योरली निश्चित रूप से आपको कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। नोट की बात करोगे तो निश्चित रूप से, यकीनन, निस्संदेह, अवश्य, इन सब सेंसेस में या मीनिंग्स में श्योरली और सर्टेनली को एक दूसरे के स्थान पर भी यूज़ किया जा सकता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप किसको ज़्यादा अहमियत देते हो, या फिर गिवन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, या फिर ए बी करके दोनों में दे रखे हैं सर्टेनली और श्योरली, और सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी में दे दिया नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, जो भी है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो डिपेंड करता है। डेफिनेटली का होता है, डेफिनेटली अ सेंस ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी अबाउट समथिंग, मतलब निश्चित रूप से आप किसी चीज़ के प्रति जो है क्या हैं, आश्वस्त हैं। उस सेंस में हम लोग एडवर्ब के रूप में हम डेफिनेटली को यूज़ करते हैं। कई बार आपने बोलते हैं, आपने वो सर्टेनली में था ना कि आप लोग एक वन वर्ड में आंसर दे सकते हो, है ना,
तो वही चीज़ आप डेफिनेटली नोट के साथ भी आप लोग कर सकते हो पूरा आंसर देने के बजाय। दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट फिल्म सी इज़ एवर मेड, मतलब ये जो है निश्चित रूप से एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म होगी। जो जितनी भी फिल्में उसने अब तक बनाई हैं उनमें से सबसे ज़बरदस्त फिल्म ये होगी अकॉर्डिंग टू स्पीकर्स ओपिनियन, आप इसको कह सकते हो। नोट दिया है डेफिनेटली के बदले श्योरली का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कि इट वॉज एन एब्सोल्युटली टेरिबल फ्लाइट, द नेक्स्ट टाइम आई गो टू दिल्ली आई विल डेफिनेटली गो बाय ट्रेन। अब यहाँ पे आप लोग श्योरली यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप श्योरली यूज़ नहीं कर सकते, दोनों का मतलब निश्चित रूप से बनता है, बट यहाँ पे हमें डेफिनेटली ही यूज़ करना होगा, श्योरली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है आजकल के टाइम में, अब या फिर आजकल, ये नाउ डेज या फिर नाउ। प्रेजेंट टेंस में हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस बताने के लिए। एट प्रेजेंट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इन दिनों वो जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ही डज़ नॉट नीड एनी मोर एट प्रेजेंट, उसको और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस समय पे। नोट दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, आजकल या अब की सेंस में प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको कॉमन एरर में देखने को मिलेगी ये चीज़, ठीक है। अब आप ये कहते हैं ना कि 2 मिनट में एरर्स को सीखिए, 2 मिनट में एडवर्ब्स को सीखिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल हो सकती है चीज़, इसी कारण से क्योंकि गहराई में, डेप्थ में पढ़ने का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये देखो प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, ही इज़ इन द बेडरूम, तो आप ये चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकते, एट प्रेजेंट कहोगे इस चीज़ को, ना प्रेजेंटली कहोगे, ना शॉर्टली कहोगे, ना डायरेक्टली कहोगे। दूसरा है क्या है, इन सब तीनों वर्ड्स का मतलब शॉर्टली, डायरेक्टली, प्रेजेंटली, शीघ्र या शीघ्र ही, थोड़ी देर में, सून, इन ए शॉर्ट टाइम, विदाउट डिले की सेंस में एडवर्ब के रूप में फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आई शैल बी लीविंग दिस हाउस प्रेजेंटली, शॉर्टली या डायरेक्टली, मैं इस घर को छोड़ दूंगा कुछ ही समय में या जल्दी ही, है ना, जल्दी ही मैं इस घर को छोड़ दूंगा और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाऊंगा, इसका इंटरनल मीनिंग आप बोल सकते हो। तीसरा पॉइंट कहता है कि कभी कभी प्रेजेंटली को इन दिनों या इस समय की सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि द गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंटली कंसिडरिंग ए प्रपोजल ऑन जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट जो है इस समय पर या इन दिनों में कंसिडर कर रही है एक प्रपोजल, किसके ऊपर, जॉब के ऊपर, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के ऊपर। मतलब हमारी जो एजुकेशन है ये माना जाता है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है, और जो करंट गवर्नमेंट है हमारी सिंस 2014 ये फोकस किस चीज़ के ऊपर कर रही है, स्किल के ऊपर, स्किल्ड जो एजुकेशन होती है, वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं एजुकेशन में, जैसे कि आईटीआई हो गया, बीटेक हो गया। जैसे बीटेक के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बट आईटीआई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। या फिर एक होता है क्या होता है वो, एक होता तो है कोर्स, वोकेशनल कोर्स होता है, वो भी 3 साल का होता है 10th क्लास के बाद, और 2 साल का होता है +2 के बाद, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो अभी वो होता है एक, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मेरा रिलेशन टीचिंग से है ना, उससे नहीं है, तो इसलिए मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा अभी। और जो है इसी तरीके के, मतलब वोकेशनल जिसमें स्किल्ड ट्रेनिंग मिलती है आपको, ठीक है ना, जैसे आईटीआई के जितने भी कोर्सेज होते हैं, पॉलीटेक आ गया ना याद, पॉलीटेक्निक है ना, तो उसके दौरान उसके मतलब अंडर भी इसी तरीके की स्किल्ड जो ट्रेनिंग्स हैं या डिप्लोमा या डिग्री जो है आपको दी जाती हैं, डिप्लोमा एक्चुअली। उसके बाद शॉर्टली की बात करते हैं, इसको संक्षेप में या कुछ ही शब्दों में, ब्रीफली या इन फ्यू वर्ड्स के सेंस में एडवर्ब के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे रीमा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस शॉर्टली, रीमा जो है आंसर दे देगी या आंसर दे दिए सारे के सारे क्वेश्चंस के कुछ ही शब्दों में उसने दे दिए। ब्रीफली जो है उसने एक्सप्लेन करके जो है आंसर्स को नहीं दिया, शॉर्टली दिया, ठीक है, संक्षेप में दिया उसने, डायरेक्ट आंसर दिया। डायरेक्टली की बात करें तो सीधे तौर पर, यानी कि इन ए डायरेक्ट मैनर आप किसी चीज़ को बता रहे हो, एडवर्ब के रूप में डायरेक्टली को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में आपको इसका यूज़ देखने को मिलता है। देखें, चेक करें।
शी इज़ लुकिंग डायरेक्टली एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी डायरेक्टली, मेरे तो सीधे तौर पर मेरी तरफ देख रही थी। शी वॉज लुकिंग डायरेक्टली एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी, है एक्चुअली ऊपर वाले में है, दूसरे वाले में थी है। शी विल बी लुकिंग डायरेक्टली एट मी, वो मेरी तरफ देख रही होगी सीधे तौर पर, या सीधा मुझे देख रही होगी। तो तीनों के तीनों टेंसेस को यहाँ पे बताया गया है, और तीनों के तीनों आप देख रहे हो विनोद, कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है तीनों को बताया गया है। ओके उसके बाद डायरेक्टली को तत्काल या फ़ौरन यानी कि एट वंस के सेंस में यूज़ करते हैं। कम इन डायरेक्टली, डोंट डिले, जल्दी आओ भाई, इसी समय पे आओ, ज़्यादा देर मत करो या ज़्यादा देरी मत करो। डायरेक्टली को हम क्रमानुसार आगे आने वाला, बिल्कुल नज़दीक के सेंस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि द कार वॉज पार्क्ड डायरेक्टली बिहाइंड हिज ट्रक, मतलब कार को जो है ना बिल्कुल जो है नज़दीक जो है ट्रक के पीछे जो है पार्क किया गया है, या आप इसको क्रमानुसार भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस कहूँ क्या इसको, क्रोनोलॉजी क्रम में जो है उसको क्या किया गया, पार्क किया गया। डायरेक्टली को जो ही या जैसे ही यानी कि एज सुन एज के सेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। भैया क्या बोल रहे हो भैया? जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। डायरेक्टली को एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली दे अराइव्ड, दे मेंशन्ड देयर प्रोग्राम, जो ही या जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचे उसी समय पे उन्होंने अपने प्रोग्राम को मेंशन कर दिया। नोट बता रहा है पॉइंट 1, डायरेक्ट का प्रयोग सीधे की सेंस में एडवर्ब के रूप में करते हैं, जैसे कि द ट्रेन गोज डायरेक्ट देयर, यह ट्रेन है ना सीधे वहीं पे जाएगी। जींद जाना है आपको, हरियाणा के जींद जाना है राजवीर सर के डिस्ट्रिक्ट में, तो सीधे वहीं पे जाएगी भाई ये ट्रेन, ठीक है। उसके बाद होटली की बात करते हैं। होटली जो है क्या कहता है, होटली कहता है कि अपमानजनक जो है ढंग से या इनडिग्नेटली जो है आप बात करते हैं, बैड सेंस में यूज़ किया जाता है। अपमानजनक वर्ड का मीनिंग होगा तो क्या होगा, बैड सेंस में यूज़ होगा। मिस्टर यादव डिनाइड ऑल द चार्जेस होटली, मतलब मिस्टर जो यादव हैं उन्होंने डिनाई कर दिया जो भी सारे चार्जेस थे उनको अपमानजनक तरीके से, ठीक है, जितने भी चार्जेस थे उनको अपमानजनक तरीके से क्या कर दिया, मिस्टर यादव ने डिनाई कर दिया, नकार दिया, हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। वॉर्मली है यहाँ पे, अगर अच्छे तरीके से दिखाई ना दे रहा हो तो पीडीएफ में आपको अच्छे तरीके से दिखाई, भाई पीडीएफ ही तो है, बुक होगी आपके पास, नहीं है तो वॉर्मली है ये, ठीक है। वॉर्मली को हम जोशीले ढंग से, दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली मैनर में, गुड सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि वी थैंक्ड देम वॉर्मली, हमने उनका आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक जो है उनका क्या किया, सत्कार किया और थैंक किया, धन्यवाद किया। कोल्डली क्या होता है, कोल्डली शत्रुता या ईर्ष्यापूर्ण भाव से या कटुता के मैनर से या फिर इन एन अनफ्रेंडली वे में एडवर्ब के रूप में बैड सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। वी रिसीव्ड या ही रिसीव्ड मी कोल्डली, उसने मुझे, मतलब मैंने जब उसका व्यवहार देखा, जब उसने वो मेरे को लेने के लिए आया या आई, तो उसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं था। एक्चुअल में कोल्डली उसका व्यवहार था, इतना ज़्यादा उसने जो है सम्मान सत्कार मुझे नहीं दिया। कूली क्या होता है, शांति से, साहसपूर्ण तरीके से या चतुराई से। कामली या करेजियसली या प्रूडेंटली घमंड पूर्ण तरीके से बोल सकते हो आप लोग, इसका चतुराई पूर्ण तरीके से दे रखा है यहाँ पे। एडवर्ब के रूप में हम कूली को यूज़ करते हैं, गुड सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि माई वाइफ मैनेजेस एवरीथिंग कूलली, मतलब मेरी जो वाइफ हैं वो मैनेज करती हैं या कर लेती हैं हर चीज़ को एक जो है शांतिपूर्ण तरीके से, बोलूँगा मैं यहाँ पे यूज़, मतलब वो क्या कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं। यहाँ पे यूज़ ऑफ नो दे रखा है। एक तो देखो नो किसके इक्वल है, एडजेक्टिव के रूप में जब हम नो को यूज़ करते हैं, भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एडजेक्टिव के रूप में जब हमारा नो होता है तो उसमें नोट और एने दोनों मिल के काम करते हैं, मतलब उसका इंटरनल मीनिंग ये होता है नोट एने दोनों। इसमें नोट क्या होगा, एडवर्ब होगा, और उसके बाद आपको पता है एडजेक्टिव आता है, और उसके बाद आपको पता है नाउन आता है। ये सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो क्या है, यूज़ ऑफ नो की बात कर रहे हैं हम। रूल नंबर 1, नो को हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि ही हैज़ नो मनी, तो यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ये हमारा, उसके पहले हमने नो को यूज़ कर रखा। आई हैव नो वेल्थ,
वेल्थ हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हमने किसको यूज़ कर रखा है, नो को। रूल नंबर 2, नो को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव नो बुक्स, वी हैज़ या ही हैज़ नो पेन्स, वी हैव नो पेन्स होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे बुक्स और पेन्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं, और उनके पहले हमने किसको यूज़ कर रखा है, नो को यूज़ कर रखा है। तीसरा यूज़ नो का क्या है भैया, नो को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नोट या फिर ए या एन आएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसके बाद या फिर आएगा नोट एन ए, इसके बदले में नेगेटिव आइडिया को एम्फेथेटिक करने के लिए, एम्फेटिक करने के लिए, मतलब उसके ऊपर दबाव डालने के लिए, फोकस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, नो का। जैसे कि इसमें है कि ही हैज़ नो पेन टू लेंड यू एट प्रेजेंट, मतलब उसके पास कोई पेन नहीं है, ये आपसे मांगेगा अभी, अभी के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, ही हैज़ नोट या फिर नोट एनी पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है, टू लेंड यू, वो आपसे उधार लेगा इस समय पे, उसका ये मतलब निकलेगा, ये इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। चौथा रूल क्या आता है, नोट के साथ पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव बोल सकते हो जिसको, उसके बाद आपको पता है एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो उस समय पे भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री प्लस के नाउन के साथ जो है पहले, जो है जस्ट पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नो का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी हैज़ नो ब्लैक साड़ी, अब यहाँ पे ब्लैक जो है एडजेक्टिव है, उसके बाद सारी जो है आपका क्या है, नाउन है, और उससे पहले नो है। जैसे कि आई हैव नो ब्लैक पेंट, पेंट नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नो यूज़ कर रखा है, ये जो है आपका सब्जेक्ट और वर्ब है। रूल नंबर 5 फॉर नो, नो आएगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, फिर नाउन आएगा, या फिर नो आएगा, नो के साथ कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नाउन शायद ना भी आए, आ भी जाए, वो दोनों बातें डिपेंड करती हैं सिचुएशन पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे क्या दिया हुआ है उसने। देयर इज़ नो प्रेटियर गर्ल इन माई कॉलोनी देन रिया, अब यहाँ पे क्या है, प्रेटियर गर्ल ये नाउन है, फिर ये जो है आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, प्रेटी की प्रेटी, प्रेटियर प्रेटीएस्ट है, भाई याद रखा करो डिग्रीज भी, उसके पहले नो है। अब यहाँ पे देखो, सी इज़ नो फैटर देन प्रभा, अब यहाँ पे नाउन नहीं है भैया, तो ये कॉमन एरर में गलती बन जाती है कई बार, ठीक है। कॉमन एरर के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये गलती बन जाती है कई बार, तो इस तरीके की चीज़ें याद रखने योग्य होती हैं। रूल नंबर 6 फॉर नो, नो और अदर, और फिर उसके बाद जो है सिंगुलर नाउन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि नो अदर स्टूडेंट, नो अदर और फिर सिंगुलर नाउन स्टूडेंट इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज राहुल, सो एज के बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री आपको देखने को मिलती है, एज के बीच में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है। रूल नंबर 7 फॉर नो, नो के लिए काफ़ी रूल्स हैं। नो के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कॉर्डियल, एक ऑर्डिनल, एक कॉर्डिनल, ठीक है। दो तरीके के आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। नो टू पर्सन्स लुक अलाइक, मतलब दो आदमी एक जैसे नहीं हो सकते। नो का प्रयोग निषेध, प्रोहिबिशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नो पार्किंग या नो स्मोकिंग, इसका आपको पता है। नोट के लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस जरूर से करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देयर के साथ वर्ब आ जाएगा, बी का कोई फॉर्म, ठीक है, उसके बाद नो आ जाएगा, फिर आपका जिरंड आएगा उसके बाद, और ये यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि देयर इज़ नो सेइंग दैट, कुछ भी दे दिया हो आगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका देयर आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया इज़, बी का फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आपका जिरंड आ गया, फिर सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देने के लिए हम नो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबी बात नहीं है, तो इतने सारे यूज़ आपके नो के दे रखे थे। उसके बाद आता है उसका मित्र नोट, नोट या फिर ए या एन, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आपको देखने को मिलती है, और फिर सिंगुलर नाउन आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। यू आर नोट अ लेबोरियस स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखो, फिर पहले तो नोट आया, लेबोरियस के कारण ए आया, ठीक है, ये हम किस में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं, ए क्यों आया, उसके पहले एन क्यों नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगुलर नाउन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा सेंटेंस भी आप रीड करके देख सकते हो, सी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, अब यहाँ पे एन किसके कारण आया, अगली के कारण आया। अगली जो है एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये आपका एन दे रखा है, इसके कारण आया है,
और फिर आपका नोट आया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है। नोट एन सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि सी हैज़ नोट एन बुक। ही हैज़ या सी हैज़ दोनों ही दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ आ गया, नोट आ गया, फिर एन आ गया, फिर सिंगुलर नाउन आपका बुक आ गया यहाँ पे, ओके। नोट आ सिंगुलर नाउन भी आ जाएगा। नोट अ बॉय, अब यहाँ पे नोट आ गया, फिर अ बॉय आ गया, आ गया, फिर बॉय आ गया, सिंगुलर नाउन आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स आप लोग देख सकते हो। दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं, नोट के लिए। नोट का प्रयोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। भाई ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। देयर आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एक्चुअली। आई डू नॉट लाइक हर, या ही विल नॉट कम हेयर। ये जो है आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। ये सिंपल जब हम टेंसेस की शुरुआत करते हैं करने की, तो तब यही चीज़ सीखते हैं। तीसरा यूज़ आता है, नोट का प्रयोग इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले होता है। जैसे कि ही आस्क्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइस। अब यहाँ पे टू मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है टू है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या इन्फिनेटिव है, उसके पहले नोट जो है हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फोर्थ जो पॉइंट आता है, नोट को हम जिरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जिरंड और पार्टिसिपल दोनों बोलते हैं, बट जिरंड होगा ये। नोट को हम जिरंड के साथ भी यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, ही वॉज नॉट राइट इन, ही वॉज राइट इन नोट हेल्पिंग दैट टेररिस्ट। अब यहाँ पे देखो, ही वॉज राइट इन नोट हेल्पिंग। अब ये हेल्पिंग क्या है, जिरंड है जी भैया। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो कहता है कि नोट का प्रयोग अपीयर, बी अफ्रेड, बिलीव, एक्सपेक्ट है, एक्सेप्ट नहीं है। फैंसी, फियर, होप, सीम, सुपोज, थिंक, ट्रस्ट, ये वर्ब्स हैं सारी की सारी, ठीक है। इन वर्ब्स के बाद होगा नोट का प्रयोग। नोट यहाँ पे दैट क्लोज के इक्वलेंट जो है काम करता है। जैसे कि कैन यू डू वेल इन द CBSE एग्जाम्स, आई एम अफ्रेड नोट, ना मुझे कोई डर नहीं है, मैं अच्छा परफॉर्म जो है करूँगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम अफ्रेड नोट का मतलब क्या है, आई एम अफ्रेड दैट आई कैन नॉट डू वेल। अरे भाई ये तो मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ मुझे डर है कि मैं अच्छा जो है प्रदर्शन नहीं कर पाऊँगा शायद, ठीक है। आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे डर है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। हाँ ये सही एक्सप्लेनेशन होगा इसके लिए। उसके बाद सेल्डम आता है, ये काफ़ी परेशान करता है। इसका मतलब आमतौर पर कभी कभी, नॉट ऑफन की सेंस में एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं हम इस वर्ड को। ज़्यादातर आपको इसका यूज़ एडवर्ब के रूप में ही देखने को मिलेगा। और सेल्डम हर सेंटेंस में तो नहीं बोल सकता, बट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलता है, इंट्रोड्यूस होता है हमारे सामने, बट हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेने के बाद इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत कतई नहीं है भैया। अब देखो, सेल्डम का मतलब कभी कभी, नॉट ऑफन एडवर्ब के रूप में होता है। सेल्डम, सी सेल्डम लीव्स हर हाउस एलोन, वो आमतौर पर या कभी कभी अपने घर को जो है क्या करती है, ऐसे ही छोड़ के चली जाती है खुला। यू सेल्डम सी सच सीन्स, आप कभी कभी इस तरीके के सीन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य भी देखने को मिल जाते हैं। नोट में है, सेल्डम के बाद इफ़ एवर या और नेवर का प्रयोग होगा, न कि इफ़ नेवर या फिर और एवर। इनको पढ़ो ही मत, इनका यूज़ होगा, ठीक है। ही सेल्डम इफ़ एवर, नहीं इफ़ नेवर, नेवर यूज़ नहीं होगा इसके बाद। और आपका दूसरा क्या था यहाँ पे जो मैंने छुपा दिया, एवर। एवर और नेवर आपका सेल्डम के बाद यूज़ नहीं होगा। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन बनता है भैया, कई बार दे देता है वो साथ में, ठीक है। हाउ को एज एन एडवर्ब कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब कैसे ही रहेगा। आप इसको WH फैमिली के वर्ड के रूप में पढ़ रहे हो, आप इसको एडवर्ब के रूप में पढ़ रहे हो, आप इसको कंजंक्शन के रूप में पढ़ रहे हो, एक कनेक्टर के रूप में पढ़ रहे हो, भाई कैसे भी पढ़ रहे हो उसका मतलब वही रहेगा। इन वट वे और मैनर, किस तरीके से, एडवर्ब के रूप में। हाउ डिड ही इस्केप, वो बचा कैसे, कैसा तरकीब, कौन सा तरीका लगाया उसने बचने के लिए। हाउ को हम एडजेक्टिव के पहले किसी गुण की मात्रा का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं भैया। जैसे कि हाउ टॉल आर यू, आप जो है कितने लंबे हो, उस गुण की बात कर रहे हैं। वो गुण कौन सा होता है, वो आपकी डिग्री होती है, वो डिग्री बताएगी आपको वो गुण, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी को हम कितना के सेंस में नंबर पूछने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाउ मच को हम
कितना की सेंस में क्वांटिटी पूछने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों के एग्जांपल्स देख सकते हो। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं, यहाँ पे मैं बच्चों का नंबर पूछ रहा हूँ। और प्लूरल नाउन आपको मैनी के साथ देखने को मिलेगा, बिकॉज मैनी जो है नंबर्स पूछने की बात करता है। और फिर क्या आता है, हाउ मच मिल्क डज द पोट होल्ड, पोट के अंदर कितना मिल्क आ सकता है। इसमें मैं क्वांटिटी पूछने की बात कर रहा हूँ, कितने की सेंस में। बट यहाँ पे देखो अनकाउंटेबल नाउन आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी भैया, ओके जी। उसके बाद हाउ मच किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी थिंग का जो प्राइस है, भाव है, वो पूछने के लिए हम लोग बात करते हैं। हाउ मच इज़ शुगर, शुगर का मतलब क्या भाव चल रहा है पर किलो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वो समझ जाता है इतने में ही। ठीक है, हाउ मच आर मैंगोज़, मैंगोज़ किस भाव दिए गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपकी मात्रा में बिकती है, तोल भाव में बिकती है, वो वाली चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। जो दूसरे तरीके से बिकती है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। कई बार मैं ये कहना चाहता था कि मैंगोज़ को काउंटिंग के हिसाब से भी दे देते हैं ना, 5 का 10 का, इस तरीके से कई बार करते हैं ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो लोग। हाउ एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं यूज़। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू, डज या डिड नहीं होता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस ये नहीं होते हैं, बल्कि ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। हाउ स्वीटली सी सिंग्स, अब यहाँ पे आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हाउ के बाद ये देखने को मिल रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ, वो कितना सुंदर गाती है, कितना स्वीट गाती है, कितनी मधुर आवाज़ है उसकी, है ना। तो ये चीज़ हम देखने को मिलती है। नोट में बात करते हैं, हाउ ओल्ड, हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स, ये इकट्ठा होगा भाई, हाउ मैनी टाइम्स से। इसका प्रयोग हम उम्र में कितना या कितनी बार की सेंस देखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है। हाउ ऑफन डू यू टेक द टी इन अ डे, मतलब आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो। इंडियंस का, खासकर हरियाणवीज का तो भाई गिनती ही नहीं है। वैसे मैं आपसे पूछूं, आप कितनी बार चाय पीते हो दिन में, कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे पता भी चलेगा आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है कि नहीं देखा है। सो दैट्स इट, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 7 होगा, और इसमें हम क्लीन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। यूसेस आप ही अभी काफ़ी बाकी हैं, अप्रोक्स 3 पार्ट्स और मुझे लगता है कि आएंगे। लास्ट पार्ट में आपका एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी, यूजेस ऑफ एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 2 पार्ट्स में और। ठीक है, 2 पार्ट्स में और हम यूजेस ऑफ एडवर्ब्स को ख़त्म कर देंगे। लास्ट पार्ट में आपका एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बट इसी चैप्टर का वो हिस्सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सपोर्ट करें स्किल IQ को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।